हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो पहले देख लेते हैं चैप्टर का नेम। 3rd चैप्टर जो है वो है रेशियो से वस्त्र तक, और हम लोग ने क्लास 6 में भी इसी से ही रिलेटेड हमने एक चैप्टर पढ़ा था, रेशियो से वस्त्र तक। ठीक है, तो थोड़ा सा उससे भी लेकर चलेंगे कि हमने क्या पढ़ा था उसमें, और फिर यहाँ पे जो है उसका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो हम लोग ने क्लास 6 में पढ़ा था उसमें बस बेसिक चीज़ें थी कि इसमें सिर्फ तंतु के बारे में कि तंतु प्राप्त कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, और कितने टाइप के हो सकते हैं तंतु, उसके बाद तंतु से तागा बनने की प्रोसेस, और पूरी वस्त्र तक की जो प्रोसेस थी थोड़ी थोड़ी कि वो कौन कौन सी प्रोसेस इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास 6 में डिस्कस किया था इसी चैप्टर में। ठीक है, तो आज का ये जो चैप्टर है क्लास 7th की साइंस का, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि आगे की प्रोसेस देखेंगे कि हमने ये तो जनरली हमने देख लिया था कि हमें तागा मिल कैसे रहा था और पौधों से कैसे मिल रहा था। उसमें हम लोग ने यही पौधों वाला डिस्कस किया था। इसमें हम जंतुओं वाला डिस्कस करेंगे कि जंतु से जो प्राप्त होने वाले जो तंतु थे उनसे कैसे जो है वो प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस उसमें यूज़ होती है, वो सारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले यहाँ पे है कि जो कक्षा 6 में हमने देखा था कि पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशे या फाइबर्स जो थे उनके बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था, ये भी हमने बताया आपको। इसके बाद साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के जो रेशे होते हैं वो किसी जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को ही हम जांतव्य रेशे बोलते हैं। ठीक है, जंतु से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो एनिमल फाइबर्स हो जाएंगे, और ऊन के रेशे यानी कि फाइबर्स जो है वो भेड़ या याक के बालों। तो यहाँ हमने यही डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम लोग जो जंतु से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेन जो हमारा सोर्स है वो है ऊन और रेशम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ऊन के जो रेशे या फाइबर्स जो होते हैं वो भेड़ या याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के जो फाइबर्स होते हैं वो रेशम कीट के कोकून यानी कोश जो होता है उससे प्राप्त किए जाते हैं, ककून से। ठीक है, क्वेश्चन एक है कि क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं। ये जो फाइबर्स हैं यानी कि ऊन के जो रेशे हैं वो भेड़ के शरीर के किस भाग से मिलते हैं। और फिर है, क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं उन ऊनों में। क्या आपको ये जानकारी है कि रेशम के जो फाइबर्स हैं वो उन फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है और जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं। तो यहाँ पे यही है कि इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जांतव्य रेशे में ऊन और रेशम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, और उनमें सबसे पहला जो होगा वो हमारा ऊन होगा। ठीक है, कि ऊन जो है वो किन किन जानवरों से प्राप्त होता है उन सबको एक एक करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भेड़ है, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु जो हैं उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के जो शरीर होते हैं वो बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है। तो बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, और वायु ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है, इसे हम अगले जो हमारा चैप्टर होगा उसमें भी हम इसे देखेंगे कि वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक कैसे है। इसके अलावा अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। मतलब कहने का ये है कि पहली बात तो जो ऊन प्राप्त करने के जो रेशे हैं वो जिन जंतुओं के बालों से प्राप्त हो रहे हैं वो जंतु किसी ठंडे प्रदेश में ही रहते होंगे, और ऐसे प्रदेश में रहने के लिए उनके शरीर को गर्म रखने के लिए ये बाल उनके शरीर पे पाए जाते हैं। और ये जो रेशियो होते हैं, ठीक है, वो इतने हल्के इस वजह से होते हैं क्योंकि, और बड़े बड़े इस वजह से होते हैं ताकि उनकी जो बॉडी में स्पेस होता है, और जो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि वायु जो है वो ऊष्मा की वायु भर जाती है। ठीक है, वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। कहने का मतलब ये है कि जो जंतु की शरीर यानी कि उसका शरीर जो ऊष्मा उत्पन्न कर रहा होगा वो उसके शरीर से बाहरी वातावरण में नहीं जा पाती है, वो वहीं पे ही रहती है क्योंकि बीच में एक अवरोधक आ जाता है। ठीक है, तो वो ऊष्मा का कुचालक है, तो वो वायु बीच में रहती है, इस वजह से उनका शरीर जो होता है वो गर्म रहता है। ठीक है, तो ऊन इन रोएदार जो रेशे होते हैं उनसे प्राप्त की जाती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्रियाकलाप के आधार पर भी देख लेते हैं कि कैसे 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 हमें ये पता चलेगा कि ऊन है। तो देखिए, अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है। कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम, ये हम जो है चेक करके देख सकते हैं।
हमारी ही तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर भी, जो भेड़ होती है उसकी भी रोएदार त्वचा पर जो है दो प्रकार के रेशे होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं, दाढ़ी पर जो बाल होते हैं वो रूखे बाल होते हैं, और त्वचा के निकट जो है बाल होते हैं वो तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। ठीक है, तंतु रूपी जो बाल हैं उन बाल या फिर ऊन जो होते हैं उनको कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। यही जो तंतु रूपी बाल हैं इन्हीं से ही जो है वो ऊन प्राप्त करने के लिए जो रेशे प्रदान किए जाते हैं वो इन्हीं से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा है कि भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। कुछ नस्लें ऐसी जो होती हैं उनमें केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं, रूखे बाल नहीं होते हैं। इनके जो जनक होते हैं उनका विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होते हैं। तो मतलब जनकों का कैसे यूज होता है इसे देख लेते हैं, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो तंतु प्राप्त हुए थे, ठीक है, कुछ ऐसी भेड़ें होती हैं जिनमें अभी हमने कहा कि उनके जनकों का विशेष मतलब उनके जनकों का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त जो भेड़ें होती हैं उनको उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया ही वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। वर्णात्मक प्रजनन वाली जो प्रोसेस होती है जिसमें हाइब्रिड जो होते हैं उनको लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो विशेष गुण वाली जो जनक होते हैं यानी कि अच्छे जीन्स वाली, ऐसे जीन्स वाली जो भेड़ें जिनमें जो है, क्योंकि जीन्स तो सभी जितने भी जो है जंतु होंगे उन सब में पाए जाते हैं, उन सब के गुणसूत्रों में जो है जीन्स होते हैं। ठीक है, तो जो अच्छे जीन वाली होती हैं यानी कि ऐसी भेड़ें जिनकी बॉडी में सिर्फ मुलायम तंतु ही पाए जाते हैं, तो उन जीन्स की जो है भेड़ें होंगी उनकी अलग अलग नस्लों को आपस में हाइब्रिड करा करके, ठीक है, उनके बीच में ब्रीडिंग होती है। उसके बाद एक विशेष गुण वाली जो है भेड़ों को जो है उनकी प्रजातियां पाई जाती मतलब कि प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, तो यही जो प्रक्रिया होती है वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। इसके बाद है जैसे ऊन प्रदान करने वाले जंतु। ठीक है, अब क्या था, हमने भेड़ों के बारे में देखा, अब कुछ ऐसे जंतुओं के बारे में भी देख लेते हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। तो देखिए हमारे देश में विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। मतलब हम लोग को ऐसा लगता था कि जैसे सिर्फ ऊन जो है वो सिर्फ भेड़ों से ही प्राप्त होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ भेड़ें ही ऊन प्राप्त करने का स्रोत नहीं है। फिर भी बाजार में जो सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन जो होती है वो भेड़ की ही ऊन होती है। ठीक है, याक की ऊन जो है वो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक के बालों से जो ऊन प्राप्त होती है, ठीक है, वो जो है तिब्बत और लद्दाख में मशहूर है। और इसके अलावा जैसे बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। बकरी जो होती हैं वो भी, उनसे भी जो है ऊन ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली जो बकरियां होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन भी है कि अंगोरा ऊन जो है वो अंगोरा नस्ल की जो बकरियां होती हैं उन्हीं से ही प्राप्त किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो अंगोरा जो ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है, भेड़ों से, ऊँट से, याक से या फिर बकरियों से। तो ये अंगोरा नस्ल की जो बकरियां होती हैं उन्हीं से ही प्राप्त किया जाता है, जो कि कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू और कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठंडे एरियाज में। ठीक है, इसके अलावा कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट, जो कश्मीरी बकरी जो होती है उसकी त्वचा के निकट मुलायम बाल और फर होते हैं। ठीक है, इनसे ये बेहतरीन शॉल है। और जो कि हम जानते हैं कि जो कश्मीर की एक शॉल है जो कि जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और ये कश्मीर की जो वहाँ की जो बकरियाँ हैं, ठीक है, उनकी त्वचा के जो निकट जो मुलायम फर होता है उसी की ये बनती हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो पश्मीना शॉल के लिए जो ऊन होता है वो बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरीके की बकरियां भी दिखाई गई हैं, अंगोरा बकरी और नॉर्मल जो वहाँ कश्मीर में पाई जाने वाली जो बकरियां वो हैं। इसके अलावा ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ऊँट का जो शरीर है उसके बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। देखिए कुछ ऊँट भी ऐसे हैं जो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले, तो देखिए लामा और एल्पेका, ये लामा है और ये अल्पेका, इनसे भी ऊन प्राप्त किया जाता है। क्रियाकलाप में देख लेते हैं कि जो जंतु यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेले क्रियाकलाप में यही कहा गया है कि जितने भी हमने जंतु अभी यहाँ पे देखे जिन जिन से ऊन प्राप्त हो सकता था, भेड़ के अलावा भी, ठीक है, उनके जो है हम पिक्चर्स ले सकते हैं या उनके चित्र को हम हमारी जो स्क्रैप बुक होगी उसमें हम उसको चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग देश की जो है जिन भाषाओं में उन भेड़ या बकरी, ऊँट या याक को जाना जाता है, जिस भी नाम से जाना जाता है वहाँ की भाषा में, ठीक है, उसे हम उनकी पिक्चर लगा करके उसको जान सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं और उनके नाम को हम उसमें लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 3 जो है
इसमें मेनली हमें यही करना है कि जैसे भारत और विश्व के मानचित्र हम ले लेंगे, ठीक है। उस मानचित्र में हमें ये बताना है कि इसमें वो जगह चिन्हित कर देनी है कि जहाँ पे वे जंतु पाए जा रहे हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करना है, ठीक है। ऊन प्रदान करने वाली प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को हम दर्शाने के लिए रंगों का भी उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो क्रियाकलाप है इसमें मेनली हमें यही करना है कि मैप के द्वारा, ठीक है, उसको जो है हाईलाइट करके भी हम जंतुओं को जो है हाईलाइट करके भी हम उनको प्रदर्शित कर सकते हैं कि किनसे ऊँट और किस जगह के वो जंतु हैं जिनसे ऊँट प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा है जैसे रेशे से ऊन तक। अब जो मेन काम है वो यहाँ पे आता है कि रेशे से लेकर के ऊन तक की ये जो सफ़र है वो कैसे तय होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पहले क्या किया जाता है, पाला जाता है। उसके बाद उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। यानी ऊन बनने के लिए पहले भेड़ों को पालिए, उसके बाद उनके बालों को काट करके फिर उसके बाद उसको संसाधित किया जाता है। मतलब कि इसमें जो भी प्रोसेस उसमें लगेगी वो करने के बाद फाइनली जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो ऊन मिलता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रक्रम है उसके बारे में भी हम जानकारी इसमें देख लेते हैं। तो पहला है कि भेड़ पालन और प्रजनन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखिए, भेड़ पालन और प्रजनन में यदि आप जम्मू और कश्मीर या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी जो है क्षेत्रों की अगर यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। भेड़ जो होती हैं वो शाकाहारी होती हैं और वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं। तो भेड़ पालक यानी भेड़ को पालने वाले जो होते हैं वो उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त हरा चारा भी देते हैं। उसके अलावा दालें, मक्का, ज्वार, खली जो होती है वो जो बीजें होती हैं, जैसे कि सरसों की बीज होती हैं, तो जैसे सरसों की बीज होती है, ठीक है, उसमें से तेल निकलने के बाद तो जो हिस्सा बचता है वही खली कहलाती है, ठीक है। वो और खनिज भी खिलाते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब कि उनको हरी जो पत्तियां हैं उनकी हरी घासों पत्तियों के अलावा ये सारी चीज़ें भी खिलाई जाती हैं। साथ ही सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है, ठीक है, सर्दियों के दिनों में। इसके अलावा है जैसे हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। ज़्यादातर जो है भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है और कुछ उनकी नस्ल के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं जो हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। उनमें से प्राप्त नीचे नीचे सारणी दी गई है, उसे हम एंड में देखते हैं, ठीक है। उसमें जो है कई जो है एक देख ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भेड़ों की कुछ नस्लें दी गई हैं। तो ये जो भेड़ों की नस्लें दी गई हैं जो कि भारत देश में जो है उगाई जा रही हैं, ठीक है, और जो है ऊन की प्राप्ति के लिए, तो उन्हें देख लेते हैं। नस्ल में लोही जो भेड़ की जो नस्ल है वो अच्छी गुणवत्ता की ऊन की गुणवत्ता यहाँ पे दी गई है। अच्छी गुणवत्ता वाली जो है ऊन प्राप्त की जाती है उससे, और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। रामपुर बुशायर वाली उनसे भूरी ऊन प्राप्त होती है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नाली नस्ल की जो होती हैं उनसे गलीचे की ऊन प्राप्त की जाती है, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती हैं। और बाखरवाल, इनसे ऊनी शॉल जो होती हैं वो इनसे बनती हैं, ठीक है, ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। मारवाड़ी जो होती है, मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें होती हैं उनसे मोटी और रूक्ष ऊन प्राप्त की जाती है, ये गुजरात में पाई जाती हैं। इसके अलावा पाटनवाड़ी जो है ये इस नस्ल की जो भेड़ें होती हैं इनसे हौजरी के लिए जो कपड़े जो बनते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है और ये भी गुजरात में पाई जाती है। तो ये हो गई कुछ जो है भेड़ों की नस्ल हो गई, और इनसे ये पता चल गया कि किस तरीके की कौन सी गुणवत्ता वाला जो है हमें ऊन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कि भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है जैसे कि पहले भी ये बात बताई गई थी कि इन भेड़ों में वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिसमें एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। अभी हमने यही बताया था वर्णात्मक प्रजनन में होता क्या है, तो इसमें एक अच्छी नस्ल की जो भेड़ होती है उसको लिया जाता है, ठीक है, उसके जनक को लिया जाता है। और जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, फिर उसके बाद बालों की एकदम घनी वृद्धि जब उसमें हो जाती है भेड़ों में, तो उससे ऊन को प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। रेशे को ऊन में संसाधित करना, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम रेशे जो प्राप्त किए हैं उनको ऊन के रूप में कैसे संसाधित करेंगे। तो देखिए, जैसे स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो ऊन है वो एक लंबी प्रक्रिया से प्राप्त उत्पाद है, ठीक है, जिसके चरण यहाँ देख लेते हैं। तो पहला चरण हमारा ये है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, और यह जो प्रक्रिया है
ये वाली जो प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है कि भेड़ों के बालों को उनकी त्वचा की पतली परत के साथ जो उतार लिया जाता है, इसी को हम ऊन की कटाई कहते हैं। ठीक है, भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई जो है, नाई के द्वारा जब बाल कटाने जाते हैं तो वो जो सर या दाढ़ी के जो बाल हटाता है तो उसमें जो मशीन यूज़ की जाती है वही भेड़ों के बाल उतारने के लिए भी की जाती है। यहाँ पे बूझो एक बात को सोच करके काफ़ी आश्चर्य में है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब बाल कटवाता है तो दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए, सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में, ये जो भेड़ों के जो बाल होते हैं उनको गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों की सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सकें। ठीक है, इसी वजह से सिर्फ गर्मियों में उनके बालों को काटा जाता है। बाल जो है वो ऊनी रेशे प्रदान करते हैं और यही बाल जो है वो ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों, ये देखिए यहाँ पे भेड़ की ऊन कैसे उतारी जा रही है और मशीनों द्वारा अभिमार्जन हो रहा है। ठीक है, तो यही जो यहाँ पे है ऊनी रेशे जो हैं उनको संसाधित करके, क्योंकि हमने ये हेडिंग हमारी यही थी कि जो है ऊनी रेशों का संसाधन कैसे करना है। ठीक है, तो उनको संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। उसके बाद ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई भी विशेष कष्ट नहीं होता है। ये इसी तरीके से जैसे हम जब बाल कटाने जाते हैं या दाढ़ी बनवाने जब जाते हैं तो हमें जिस तरीके से जो है कोई भी कष्ट नहीं होता, वैसे ही भेड़ों के बाल उतारने पर भी उनको भी कुछ नहीं होता। त्वचा के सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है। साथ ही भेड़ के जो बाल होते हैं वो फिर से उगाते हैं, जैसे कि हमारे उगाते हैं। ठीक है, ये तो पहला चरण हो गया। पहले में हमें यही करना था कि ऊन को हमें जो है भेड़ों की ऊन जो काटने की जो प्रोसेस थी काटने की, तो वो जो है भेड़ों के शरीर से बस ऊन के ये जो ऊन के रेशे हैं या उनके जो बाल हैं जिससे ऊन प्राप्त किया जाएगा उन्हें अलग किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो चरण है वो क्या है कि त्वचा सहित उतारे गए जो बल, क्योंकि जो ऊपर की जो मृत जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, ठीक है, उसको जो है उसके सहित बालों को उतारा जाता है। तो उतारे गए बालों को टंकियों में डाल करके अच्छी तरह से धोया जाता है। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस यहाँ पे ये है, टंकियों में डाल करके इनको धोया जाता है, जिससे कि यही जो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ये प्रोसेस भी हमारी अभिमार्जन कहलाती है। तो यहाँ पे धोया जा रहा है और फिर उसके बाद ऊन का धागा बनाया जाता है। तो आगे देखिए, ये मतलब कि इसको धोने के बाद धो करके उनकी चिकनाई, धूल और गर्द ये निकाल दी जाती है। ठीक है, ये जो प्रक्रम है ये प्रक्रम ही हमारा अभिमार्जन कहलाता है और आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो तीसरे चरण पर चलने से पहले हम यहाँ पे शुरू में कुछ वो दिया गया है, एक पूरा प्रक्रम है। देखिए यहाँ पे है कि भेड़ की ऊन के रेशों को संसाधित करने के विभिन्न जो चरण हैं कि कैसे हम संसाधित करेंगे भेड़ से जो प्राप्त जो बाल हैं जिनसे हम ऊन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रेशों को ऊन में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है वो निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। इसी तरीके से ये सारी प्रोसेस होंगी। सबसे पहले ऊन की कटाई होगी, जो अभी हमने देखा कि ऊपरी जो मृत जो है खाल है उसके समेत बाल को निकाल लिया जाता है। उसके बाद अभिमार्जन किया जाता है, यानी कि बालों को धुला जाएगा। इसके बाद छटाई होगी इसकी, फिर बर की छटाई होगी, उसके बाद उनकी रंगाई होगी और फिर उसके बाद उनकी रीलिंग होगी। आखिरी प्रोसेस जो है वो रीलिंग है। तो हमने दो जो है प्रोसेस पढ़ लिए, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे जो है पढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, व्यावसायिक संकट यहाँ पे क्या है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, व्यावसायिक संकट। ठीक है, तो क्वेश्चंस की दृष्टि से देख लेते हैं क्या है। जैसे कि ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, ऊन उद्योग। ठीक है, लेकिन छटाई करने वाले जो कार्य हैं वो जोखिम भरा हुआ है। ठीक है, ये जो छटाई करने वाला जो काम है ये भी बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे जो भी मजदूर जो है ये छटाई का काम कर रहे हैं वो लोग एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोटर्स रोग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो लोग जो है ऊन की छटाई करते हैं, ऊन का मतलब कि पूरी ऊन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो मजदूर कार्य करते हैं उन लोग को एंथ्रेक्स जो जीवाणु है उनसे वो संक्रमित हो सकते हैं। हाँ, उनको सोटर्स जैसा रोग की जो है परेशानी हो सकती है। और किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, लगभग जितने भी उद्योग होते हैं उनमें कोई ना कोई फायदे के साथ साथ कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर होती है। तो इसी तरीके से ये जो व्यावसायिक संकट है ये भी बहुत ही जो है बड़ा है
और ये किस वजह से हो रहा है, यहाँ पे मेन हमको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस की दृष्टि से जो मेन पॉइंट है पूछने वाला, वो यहाँ पे यही है कि जो लोग, जो व्यक्ति या जो मजदूर जो है वो ऊन का जो काम करते हैं, यानी कि ऊन की प्राप्ति का, ऊन के काटने का, उसको प्राप्त करने का जो काम करते हैं, इस उद्योग में उन लोगों को जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, वो सॉर्टर्स रोग हो जाता है, और ये एंथ्रैक्स नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, और ये एक घातक रक्त रोग है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जो जो है क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है चरण 3 में, अभिमार्जन। अभिमार्जन तो हो गया, अब उसके बाद हमें छटाई करनी है। ठीक है, छटाई की जाती है। तो रोमेल अथवा रोएदार जो बाल होते हैं उनको कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या फिर पृथक किया जाता है। जितने भी रोए जो वाले जो बाल होते हैं उनको कारखाने में भेज करके वहां पे उनको छाटा और पृथक किया जाता है। अगला चरण जो है, इसमें अगले चरण में बालों को फिर सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में छोटे छोटे जो कोमल और फूले हुए जो रेशे होते हैं उनको छाट लिया जाता है। मतलब उनको सुखाने से पहले उन जो रेशे निकले थे उनको छाट लिया जाता है, जो कि क्या कहलाते हैं, बर कहलाते हैं। ठीक है, इन रेशे को जो छाट दिया वो छांट लिया जाता है, इसी को ही हम बर कहते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, छोटे छोटे जो उठ जाते हैं हमारे स्वेटर्स पर। ओके, नेक्स्ट जो था हमारा चौथे चरण में, हमने क्या देखा था कि जो बाल थे, ठीक है, उनको क्या किया जा रहा था, पहले उनका अभिमार्जन किया गया था, उसके बाद उनको, उन बालों को सुखाया जाएगा। ठीक है, सुखाने के बाद उनको कारखानों में भेजा गया था ना, तो उसके, तो ये जो छोटे छोटे रेशे होते हैं जो कि कोमल और जो है फूले हुए रेशे जो निकल आते हैं उनमें, उनको छाट लिया जाता है, यही बर कहलाता है। ठीक है, जो हमारे स्वेटर में भी कभी कभी निकल आता है। तो इसके पश्चात जो रेशे होते हैं उनका पुनः अभिमार्जन करके फिर से उनको अभिमार्जन किया जाता है, फिर से उनकी धुलाई होती है, फिर उसके बाद उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। तो उसके बाद जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वही अब धागों के रूप में काता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चरण जो है 5वां, उसमें क्या है कि रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। जो रेशे हैं उनके अलग अलग रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि जो भेड़ अथवा बकरी की जो सामान्य ऊन वाली ऊन जो होती है वो काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। भेड़ और बकरियों की जो सामान्य ऊन होती है वो या तो काली होगी या भूरी या फिर जो है वो सफ़ेद होगी। ठीक है, तो अब इनका अलग अलग रंग अगर बनाना है तो इनका जो है कलर करना पड़ेगा। तो अगला जो चरण, छठा चरण है, उसमें हमें क्या करना है, इसमें हम इस चरण को, हम अंतिम चरण जो होता है उसको हमने रीलिंग कहा था। ठीक है, तो रीलिंग इसे कहते हैं। अब रेशों को हम सीधा करके पहले सुलझाएंगे और फिर लपेट करके उसका धागा बना लेंगे। ठीक है, लंबे रेशे जो है उनको काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में, और जो लंबे रेशे हैं उनको, उनकी कताई कर दी जाती है। उसके बाद स्वेटर के जो रेशे हैं उनमें जो है उनको अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। लंबे लंबे जो रेशे जो होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके फिर उसके बाद उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्रियाकलाप है इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें है कि अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर पूरा जो हमने भेड़ों को पालना और जो है मनुष्य कैसे भेड़ों को जो है पालते हैं, ठीक है, और उससे जो है ऊन कैसे प्राप्त करते हैं, इनके बारे में और ज़्यादा हम डिस्कस करके और इनकी जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप में हमें मेनली यही करना है। अगला जो हमारा है, जो जंतव्य या जंतु से प्राप्त जो रेशा है वो है रेशम। तो रेशम हमें कैसे प्राप्त होता है, रेशम जिसे सिल्क कहते हैं, ये भी जानतव्य रेशे होते हैं। एनिमल्स जो है फाइबर्स होते हैं, जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबर्स को बनाते हैं। रेशम के कीट जो होते हैं वो रेशम के फाइबर्स को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना ही क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन कहलाता है। इसी को ही हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम अपने चाचा जी या जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हम विभिन्न प्रकार के जो रेशम है और उनसे बनने वाली जो साड़ियाँ हैं उनकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, उनकी एक जो है सूची बना सकते हैं। फिर है कि यहाँ पे इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें तो रेशम के कीट का जो जीवन चक्र है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि रेशम के कीट का जो जीवन चक्र है वो क्या है। ठीक है, इसको पूरा अच्छे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेशम के कीट जो है उसका आगे जितना यहाँ पे है उसको पहले देख लेते हैं कि मादा रेशम जो है वो कीट, मादा रेशम कीट जो होती है वो अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, और जो कैटरपिलर या लार्वा जो होते हैं वो उसको कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट ये कहलाते हैं। ठीक है, जो मादा जो रेशम की कीट की जो मादा वो होती है, मादा कीट होती है
तो यहाँ पे जो मादा रेशम कीट जो होती है वो अंडे देती है और इनसे लार्वा निकलते हैं। उन वही जो लार्वा होता है उसको या तो कैटरपिलर या इल्ली या फिर रेशम का कीट कहते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है तो यह जो है प्यूपा या कोशित कहलाता है। आगे का देखने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ प्यूपा के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेशम कीट जो होते हैं उनके पालन, कोकूनों में से रेशम के को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन जो है वो विश्व में पहले स्थान पर है और भारत, देखिए ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेशम उत्पादन में जो चीन है वो विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। भारत की प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में भी भारत भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो रेशम उत्पादक देश हैं उनमें भारत का भी नाम है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो महिलाओं का योगदान, जो ककून से रेशम को जो प्राप्त किया जाता है उसमें महिलाओं का योगदान जो है सबसे ज़्यादा है, वो ज़्यादा जो है क्योंकि इसमें मेनली सुलझाना रहता है और जो भी रहता है महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ये जो ककून से प्राप्त किया जा रहा है प्यूपा कोशित, जो यहाँ तक हमने जो देखा था कि सेकेंड स्टेज जो होगी रेशम के कीट की वो प्यूपा या फिर कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। ये जो जाल होता है वो अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। जाल क्या करता है कि एक ही स्थान जिस जगह पे वो है वहाँ पे बने रहने में ये सहायता करता है। अब चूंकि यहाँ पे ये है कि फिर ये जो कीट होता है वो क्या करता है कि अंग्रेजी संख्या यानी 8 के रूप में वो अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है और सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना हुआ एक पदार्थ स्रावित करता है जो कि कठोर होकर सूख कर रेशम का जो है रेशा बन जाता है, फाइबर बन जाता है। ठीक है, जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और यही कंडीशन जो होती है वो क्या कहलाती है, प्यूपा कहलाती है। ये जो आवरण होता है उसी को ही हम, ये कंडीशन प्यूपा कहलाती है, इस आवरण को हम कोकून कहते हैं। ठीक है, कीट का इसके आगे का जो विकास होता है वो कोकून के भीतर होता है और रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। आगे है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का जो मृदु रेशा यानी सूत्र जो है वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है? बिल्कुल हम ये कल्पना कर सकते हैं क्योंकि जो रेशम का जो तंतु होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, तो उसकी कल्पना जो है वो स्टील के तार के जैसे की गई है। यहाँ पे देखिए ये रेशम की कीट का एक जीवन चक्र दिखाया गया है कि इसमें ये नर जो रेशम कीट होता है वो छोटा होता है, मादा बड़ी होती है। ठीक है, ये वयस्क रेशम कीट है। इसके बाद शहतूत की पत्ती पर जो अंडे दे रही हैं उसका दिखाया गया है रेशम कीट कैसे होता है। और फिर इसके बाद है कि कोकून की फॉर्मेशन जो है वो ऐसी है और कोकून के अंदर विकासशील कीट जो है वो किस तरीके से इसमें है, ये पूरा इसका जीवन चक्र दिखाया गया है। ठीक है, इसकी आरेख और इसकी संरचना बना करके भी देख सकते हैं। इसके बाद है कि रेशम का जो धागा है वो रेशम के कीट के कोकून से ही प्राप्त किया जाता है। कोकून से इसके रेशे जो है तैयार किए जाते हैं। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागे का जो गठन या फिर उसकी जो रुक्षता या चिकनाहट या चमक भी जो है वो भिन्न होती है, क्योंकि अलग अलग तरीके के कीट होते हैं तो उनकी जो है उन जैसे कीट होते हैं वैसे ही अलग अलग वैरायटी के जो तंतु प्राप्त होते हैं उनमें जो उनकी चिकनाहट या चमक जो होती है वो भी अलग अलग रहती है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं जैसे कि टसर रेशम या मूंगा रेशम या कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के जो रेशम होते हैं ये रेशम की विभिन्न किस्में हैं जो रेशम कीटों के द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त होती हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट जो है वो शहतूत रेशम कीट हो, शहतूत के पेड़ों पर जो पाला जाता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला जो रेशम या फाइबर जो होता है वो मृदु होता है, सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, लचीला होता है और इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का जो संवर्धन है वो भारत का बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। ये जो लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का जो संवर्धन है वो भारत का बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। भारत में व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है,
इसके बाद क्रियाकलाप में है, हमें ये देखना है कि विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्र करने हैं और फिर उसके बाद उनको जो है वही हमारी जो स्क्रैप बुक थी उसमें हम इसे चिपकाएंगे और दर्जी या अपने घर में फैमिली मेम्बर्स जो है उनसे हेल्प ले करके हम ये देख सकते हैं कि जो रेशम की वो कौन सी किस्म के, मतलब किस किस्म के वो रेशम है, शहतूत रेशम है, टसर रेशम है, एरी है या मूगा रेशम है, तो उनकी पहचान करके उन टुकड़ों पर उनकी बनावट को हम देख सकते हैं। ठीक है, और या फिर वो कृत्रिम रेशम है उनके भी हम टुकड़े ले करके जो है देख सकते हैं, जो कि संश्लेषित रेशे यानी कि जो लैब वगैरह में बनाए गए जो रेशे थे उनसे वो बने हैं कृत्रिम रेशे। ठीक है, कृत्रिम रेशम। तो उन रेशम के कीटों का हम चित्र एकत्रित करें, उसके बाद उनके कैटरपिलर जिस भी फॉर्म में वो मिल रहा है उसको एकत्र करके उनका नाम कि किस वो जो है किस्म का है, इसको हम अपनी स्क्रैप बुक्स में लिख सकते हैं। अगला जो क्रियाकलाप है इसमें क्या है, इसमें है कि किसी कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशम जो लैब में बनाया गया है उसे और शुद्ध रेशम में का एक एक धागा हम लेंगे। ठीक है, इसके बाद इन धागों को सावधानी से जलाएंगे। तो क्या आपको उसके जलते समय उत्पन्न जो गंध हो रही होगी उसमें कोई अंतर महसूस होगा? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाएं और उसमें जलने की जो गंध है उसको हम जो है महसूस करें, और रेशम की जलने जैसी जो अथवा या शुद्ध रेशम जैसी स्मेल आ रही है या फिर वैसी स्मेल नहीं आ रही है, तो मतलब एक एक तंतु हमने लिया और एक एक करके जला करके हम उसको देख सकते हैं कि कौन सा जो है, मतलब उसकी स्मेल से हम ये जान सकते हैं उन तंतुओं को जलाने पर कि कौन सा जो है नेचुरल है और कौन सा कृत्रिम है। अगला जो क्रियाकलाप है इसमें क्या है, इस वाले क्रियाकलाप में हमें मेनली ये करना है कि एक रेशम कीट का जीवन चक्र हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, कि रेशम कीट का जीवन चक्र के लिए हम या तो एक चित्र काट सकते हैं और उसको हम जो है गत्ते पे या चार्ट पे बना करके एक गत्ते पे चिपका सकते हैं। ठीक है, और ये जितने भी स्टेप्स होंगे उन चित्रों को आपस में मिला करके एक पूरा जीवन चक्र हम बना सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको क्रम से लगा करके पूरा एक चार्ट पे या दफ्ती पर उसे लगा दें। और फिर यहाँ पे है कि सबसे जल्दी ऐसा, और यहाँ पे एक वो दिया गया है कंपटीशन जैसा होता नहीं है कि जो सबसे पहले ये करेगा वही विजेता होगा, वही विनर होगा। तो आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र और उसको पूरी स्क्रैप बुक में उससे दिखा सकते हैं। यही यहाँ पे क्रियाकलाप में दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे मादा रेशम कीट और उसके अंडे के दिखाया गया है। यहाँ पे शहतूत के पेड़ों पर पत्तों पर जो लार्वा जो है वो कैसे उसको खा रहे हैं उसको दिखाया गया है। शहतूत का जो वृक्ष है उसे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे रेशम की कृमि जो है उनको पाला जाता है। ये शहतूत की पत्ती है और ये ककून फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद है अब जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे आता है कि कोकून से रेशम तक, मेनली जो अब रेशम के तंतु कैसे प्राप्त होंगे वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पहले पाला जाता है, उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि रेशम कीट पालन की, रेशम कीट को पालेंगे कैसे। इसके लिए कोई भी जो मादा रेशम कीट होती है वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। तो उन अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालक जो अलग अलग जो हैं मतलब कि जितने भी रेशम कीट पालक हैं उनको हम बेच भी सकते हैं। ये जो पालक हैं वो क्या करते हैं, किसान पालक या फिर जो किसान होते हैं वो अंडों को स्वास्थ्यकर स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें जो है वो उनके अनुकूल वो परिस्थितियाँ हों, ठीक है, जिसमें जो है अंडे उपयुक्त ताप या और टेम्परेचर, यानी उसमें उपयुक्त जो टेम्परेचर होगा उसमें उनको गर्म रखा जाता है जैसे अंडों से लार्वा निकल जाए। ठीक है, नॉर्मल जो उनकी कंडीशंस होती हैं वहाँ पे रख करके। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियाँ निकलती हैं। इसके बाद लार्वा जो है, ये जो कैटरपिलर होता है वो या फिर रेशम का कीट, ये दिन रात खाते रहते हैं, क्योंकि जब नई पत्तियाँ निकलती हैं तो वो सॉफ्ट रहती हैं, तो उसे जो है ये दिन रात खाते रहते हैं और वो अपने साइज़ के जितने भी वो जो उनका साइज़ है, जितने भी साइज़ के वो हो सकते हैं उतना वो खा खा के वो एकदम उतने बड़े हो जाते हैं। अब ये जो लार्वा होता है उनको शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है, क्योंकि जो है शहतूत पालक जो होते हैं, वो सॉरी शहतूत पालक कह रहे हैं, रेशम कीट पालक जो होते हैं वो कृत्रिम रूप से उनको पाल रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे, वो जो है बांस की एक स्वच्छ ट्रे बना लेते हैं। वहाँ पे जो शहतूत की ताज़ी और सॉफ्ट पत्तियाँ जो होती हैं उनको उसी में रख देते हैं, वो लोग खाते रहते हैं। 20 से 25 दिन के बाद, 20 से 25 दिन लगभग लगातार, तो वो क्या कैटरपिलर जो होता है वो लगातार खाता रहता है 20 से 25 दिन के, उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कोकून बनाने के लिए वो बांस की बने हुए एक छोटा जो कक्ष होता है उसमें वो चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो ट्रे में ही एक छोटी सी रैक जैसी बना दी जाती है टहनियों की,
और उससे जाकर के ये जो कोकून होता है वो जुड़ जाता है। कैटरपिलर और रेशम कीट कोकून बनाते हैं, जिसके भीतर क्या बनता है, प्यूपा जो होगा, उसके कोकून बाहरी आवरण होता है और उसके अंदर जो कीट होता है वो अब प्यूपा बन जाता है। ठीक है, तो मेनली प्यूपा जो है वहाँ जाकर के विकसित होता है, जो मेन इसका जो है विकास की कंडीशन होती है। रेशम की यहाँ पे आगे की जो स्टेप्स हैं उनको देखने से पहले यहाँ हम एक चीज़ देख लें, रेशम की खोज कैसे हुई। रेशम की खोज यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। ठीक है, मतलब कि अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कि ये कैसे हुई, तो ये इसकी जानकारी भी पूर्ण रूप से नहीं है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। उनके बगीचे में शहतूत का पेड़ लगा होगा और जो उसकी पत्तियां जो थी वो जो है क्षतिग्रस्त हो रही थी। ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए कहा। तो सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। फिर इसके बाद संयोग से एक कोकून उनकी चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। जैसे ही वो चाय के प्याले में गिरा, उसमें से नाजुक धागों का जो गुच्छा जो है वो अलग हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। यानी शुरू में इसे नहीं बताया गया था किसी को भी, क्योंकि ये अद्भुत तरीके से ये जो है अपना बेचते थे और ये क्योंकि वहीं से ही मेनली इसका जो है शुरुआत हुई थी कि औरों को ना इसका जो है पता चल जाए। तो बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। फिर वहाँ जो गए, अब जो जिस जगह पे है वो कभी ना कभी वो बात तो बाहर आएगी। तो जो यात्री थे या जो व्यापारी वगैरह थे, वो जब दूसरे देशों में अपने जो दूसरे देश के जो होंगे वहाँ गए, तो वहाँ पे इस प्रोसेस को जो है वहाँ प्रचलित किया गया, क्योंकि शहतूत का पेड़ तो हर जगह होगा। ठीक है, तो उसके बाद जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं, जहाँ से उन्होंने वो उन व्यापारियों ने या फिर यात्रियों ने जो यात्रा की थी, ठीक है, उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। तो इस तरीके से रेशम की खोज का यहाँ पे पता किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, जब प्यूपा कंडीशन पूरी तैयार हो जाती है फिर रेशम का संसाधन कैसे होगा। ठीक, तो देखिए, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, कोकून्स को जो है इकट्ठा कर लिया जाता है खूब ढेरी के रूप में। उसके बाद वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। क्या किया जाता है कि वो वयस्क अगर कीट बन जाएगा तो वो फाड़ करके कोकून को निकल आएगा, फिर वो रेशा जो होगा वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद वो वयस्क जो कीट जो है वो बाहर ना निकले, तभी ही सारे जो कोकून है उनको धूप में रख लिया जाता है और फिर उसके बाद या तो धूप में रख दिया जाता है या फिर पानी में उबाल दिया जाता है। तो अंदर जो या फिर भाप में रखा जाता है, तीनों ही प्रोसेस की जाती है। धूप में रखा जाता है या पानी में उबाला जाता है, फिर भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के जो फाइबर्स होते हैं वो पृथक हो जाते हैं और कोकून के अंदर जो कीट है वो मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ कि रेशम के रूप में उपयोग किए गए ये जो कोकून हैं उनसे रेशे निकालने के पश्चात उनके जो धागे बनाने की जो प्रक्रिया है वही रेशम की रीलिंग कहलाती है। कि वो हमें तागे तो वो तो रेशे तो प्राप्त हो गए, अब उनसे जो तागे बनेगा तो धागे बनने की जो प्रक्रिया है वही रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशे निकलती हैं, रेशों को निकालती है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होती है, कोकून से फाइबर्स या रेशे को निकालती है। फिर रेशम के जो फाइबर्स होते हैं उनकी फिर कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं और बुनकरों द्वारा रेशम को इन्हीं धागों में वस्त्र के रूप में उसको बुन लिया जाता है। ठीक है, जैसे रेशम की साड़ी वगैरह जो बनाई जाती है। पहले यहाँ पे ये जानना चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है। तो अगर देखें तो उसमें साड़ी एक वस्त्र बनाने की प्रोसेस है, तो लगभग कुछ ना कुछ तो जो है सिमिलर होगी ही, एटलीस्ट कताई या फिर बुनाई वाली जो प्रोसेस होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी एकदम महीन प्रोसेस है। जो कपास के कपड़े यानी सूती कपड़े होते हैं वो भी महीन धागे महीन रेशों से बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम इसके जो अभ्यास है उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभ्यास को देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या किया है, नर्सरी कक्षा में जो पोएम्स पढ़ी जाती हैं उनकी कुछ पंक्ति यहाँ पे दी गई है। जैसे बाबा ब्लैक शिप हैवी एनी वूल। उसके बाद सेकेंड वाली है कि मैरी हैड अ लिटिल लैम्प ह्यूज फ्लीस वॉस वाइट एंड स्नो। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं कि उनके आधार पर ही, इन लाइंस के आधार पर हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है
कि जो ब्लैक शीप है यानी काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यही होगा कि जो ऊन है वो काली भेड़ के जो बछड़े है उसके शरीर के बालों से मिलती है। तो जनरली जो भेड़ होती हैं उनके शरीर के बालों से ही ऊन प्राप्त हो रही है। उसके बाद है मेमना यानी लैम्ब के जो सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो मेमने के जो सफ़ेद रोम है उनका मतलब यही है कि मेमने की जो त्वचा है उसके सफ़ेद बाल। ठीक है, बस यही बात है। नेक्स्ट जो है वो है रेशम कीट। ठीक है, यहाँ पे आ बा दो कंडीशन दी गई, कैटापिलर या फिर लार्वा है। रेशम कीट जो है वो कैटापिलर या लार्वा है, सही विकल्प हमको चुनना है। तो इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा, सही विकल्प जो है वो है हमारा गा। आ और बा दोनों ही हैं। कहने का मतलब ये है रेशम कीट जो है वो कैटापिलर भी होता है और लार्वा भी होता है। कैटापिलर इंग्लिश में कहते हैं, लार्वा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं याक, ऊंट, बकरी और घने बालों वाला कुत्ता। तो घने वाले कुत्ते के बारे में हमने सुना नहीं है, तो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ क्या अर्थ है। पालन, पालन का क्या अर्थ है, जैसे रेशम कीट से रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को जो है शहतूत के पत्तों पर या शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, तो यही पालन प्रक्रिया हो जाएगी। ऊन की कटाई, ऊन की कटाई हमने ये देखा था कि जो भेड़ों की जो है शरीर से उनकी जो मृत कोशिकाओं वाली जो खाल होती है, खाल समेत जो है ऊन को या उनके बालों को उनके बॉडी से उतार लेना ही ऊन की कटाई कहलाती है। उसके बाद है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन हमने देखा था कि रेशम कीट पालन जो है वो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को शहतूत के पेड़ों पर जो पाला जाता है उसी को ही रेशम कीट पालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष कुछ दिए गए हैं और शेष बाकी के जो ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं उनको हमें बताना है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो देखिए ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है। उसके बाद हमने देखा था अभिमार्जन किया जाता है, ऊन की जो रेशे प्राप्त हुए हैं, जो बाल प्राप्त हुए हैं उनकी धुलाई होती है। ठीक है, तो ये अभिमार्जन हो जाएगा। फिर उनकी छटाई होगी, उसके बाद बर की छटाई, जो बर निकल आते हैं ना उनकी छटाई होती है। ठीक है, फिर बर की छटाई होगी, उसके बाद होगी रेशे की रंगाई, फिर उसके बाद जो रेशे प्राप्त होंगे उनकी रंगाई हो जाएगी। तो ये लास्ट हमारी रीलिंग वाली जो प्रोसेस थी वो ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम की कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पे है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है जीवन चक्र का वो पीछे दिया गया था, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बताना है कि दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला तो है रेशम कीट का पालन और दूसरा है शहतूत की कृषि, क्योंकि शहतूत के जो पेड़ होते हैं उन्हीं के पत्तों पर ही मेनली रेशम के कीटों को पाला जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, इनको हमें मिलाना है। जैसे कि अभिमार्जन, अभिमार्जन में क्या था, इसमें जो है अभिमार्जन की जो प्रोसेस है उसमें ऊन, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ, काटी गई ऊन की सफाई करना। अभिमार्जन में क्या होता है, जो ऊन की सफाई की जाती है। ठीक है, इसके बाद है शहतूत की पत्तियाँ। शहतूत की पत्तियाँ जो है वो उनका हो जाएगा रेशम कीट का भोजन। शहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन है। और जो याक है, ठीक है, ये ऊन देने वाला जंतु हो जाएगा। और फिर है कोकून। कोकून हाँ, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, कोकून से ही रेशम फाइबर उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, चैप्टर 4, उसके साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।